Hello everyone. We are going to continue with the last chapter that we are doing, which is TDS, TCS, and advanced tax. Since the topic is a little too much to cover, there are a lot of things that are there. So, what I'm going to do today is that we are first going to revise what we have done in this topic till now, and then we'll move ahead and do the remainder part, which is like only half an hour's time. Like it will not take more than half an hour. So let us first revise what we have done in the last three classes, and then we'll move ahead. Okay, चलिए. तो अभी हम डायरेक्ट जंप करते हैं TDS पर. So TDS का रिक्वायरमेंट क्यों था, ये हम बात कर चुके हैं. Why TDS was introduced, ठीक है, वो सारी बात हो चुकी है. अभी हम एक एक करके we'll just quickly go through all the sections. तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे section 192 and take it as a revision. आप एक बार just try to recall what you remember, ठीक है. उसके बाद मेरे साथ साथ चलेंगे. स्क्रीन पर देखना है बट टॉपिक पर यहाँ पर नहीं देखना क्या वो लिमिट है क्या है. जस्ट कीप रिमेम्बरिंग विथ मी, ठीक है. सबसे पहले हमने देखा था सेक्शन 192 सैलरी के लिए, ठीक है. ये सैलरी के लिए होता है, मतलब अगर आप किसी को सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं तब आपको सेक्शन 192 में टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा. इसके लिए दो चीजें हैं, क्वालिफाइंग लिमिट क्या होती है और रेट ऑफ टैक्स क्या है, ये देखना है मेन तो इम्पोर्टेंट. तो क्वालिफाइंग लिमिट इसके लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, ठीक है. बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से अगर ज्यादा हुआ तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट करना है. और रेट ऑफ टैक्स इन्होंने यहाँ पर नहीं दिया. ये एक लौता सेक्शन है टीडीएस का जहां पर रेट ऑफ टैक्स नहीं दिया हुआ. यहाँ पर आपको एवरेज रेट निकालना पड़ता है. क्यों? अगर यहाँ पर मैंने इसके बारे में बात नहीं की कि अगर यहाँ पर एक रेट ऑफ टैक्स दे तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती. जैसे कि अगर मान लेते हैं आप एक रेट मुझे बता दिए 10%, 20%, 30%, एक रेट आपको लेना पड़ेगा. यू विल हैव टू डिसाइड विद वन रेट. अब सोचिए अगर 10% रेट ले लिया जाए सैलरी के लिए, मान लीजिए एक 10% रेट फिक्स कर देते. सो देयर आर पीपल जिनकी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की सैलरी है. आप उनका टैक्स मेजोरिटी 30% डिडक्ट होगा, मतलब टैक्स उनका पेबल आएगा, और आप उनका टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं सिर्फ 10%. तो ये इनके साथ दिक्कत हो जाती. अब आप बोलेंगे सर 30% ले लेते हैं. तो सर ऐसे कई सारे लोग हैं जिनका टैक्स रेट जीरो आ रहा है, टैक्स आ ही नहीं रहा, तो उनका भी आप 30% पे डिडक्ट कर लेते हैं. मान लीजिए कोई पर्सन है 5 लाख की जिसकी इनकम है पूरे साल की, ठीक है, अराउंड 40,000 रुपीज पर मंथ, इतनी इनकम होगी बेचारे की. अब आप उनसे बोल रहे हैं कि आप इस पे 30% टैक्स दे दीजिए, तो 12,000 रुपए तो आप उसका महीने का टैक्स काट लेंगे. तो उसको मिलेगा क्या सर? 28,000 वो घर लेके जाएंगे. अब आप एक बात बताइए, इतनी इनकम है जिस पर इनको टैक्स जीरो देना है, और आपने अगर एक सिंगल रेट रख दिया सैलरी के केस में, तो इनका 1.5 लाख तो टैक्स डिडक्ट हो जाएगा. जहां पर कुछ नहीं होना था वो टैक्स इनका 1.5 लाख डिडक्ट हो जाएगा. तो ये प्रॉब्लम थी, इसीलिए यहाँ पर एक सिंगल रेट किसी के लिए नहीं रखा गया. इसीलिए यहाँ पर सिंगल रेट नहीं रखा गया. उन्होंने बोला आपको एवरेज रेट निकालना पड़ेगा. अगर किसी का रेट ज्यादा है टीडीएस का तो वो डिडक्ट कर सकते हैं उस रेट पर, और किसी का कम है तो वो कम रेट रहेगा. यू कैन नॉट हैव वन रेट इन केस ऑफ सैलरी, ठीक है. इसीलिए सैलरी के केस में वन रेट नहीं रखा गया. उन्होंने कहा देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल विद डिफरेंट सैलरीज एंड डिफरेंट टैक्स स्लैब्स. तो आप उनका इंडिविजुअल बेसिस पे देखेंगे. यू विल नॉट हैव वन रेट फॉर एवरीथिंग. तो यहाँ पर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से अगर ज्यादा है तभी आपका टीडीएस डिडक्ट होगा. और एवरेज रेट निकालना पड़ेगा, मतलब हर एम्प्लॉय के लिए कैलकुलेशन लेनी पड़ेगी. आपको डिडक्शंस भी अकाउंट फॉर करने पड़ेंगे. कुछ और सोर्सेज की इनकम है वो भी आपको एम्प्लॉय से लेनी पड़ेगी. अगर एम्प्लॉय नहीं देता है या उस समय एम्प्लॉय के पास अवेलेबल नहीं है, ये सब रीजंस है, तो आपके पास जितनी इंफॉर्मेशन है आपको उस बेस पे कैलकुलेट टैक्स करना पड़ेगा, चाहे वो कम हो या ज्यादा. इतनी ज्यादा हार्डशिप नहीं होती क्योंकि मेजोरिटी टैक्स तो आप कलेक्ट कर ही लेते हैं. उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो जब एम्प्लॉय रिटर्न भरेगा तब वो फाइल कर देगा, कोई इशू नहीं है. 192 सैलरी का है तो 192 ए भी सैलरी से कुछ रिलेशन में ही है. एम्प्लॉय होते हैं, मतलब जिनको सैलरी मिल रही है वो सब सारे एम्प्लॉय होते हैं. तो यहाँ पर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की बात कर रहे हैं. अगर आप एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में 5 साल से ज्यादा तक पैसे रखते हैं तो जितना भी आपको रिटर्न मिलता है इट इज ऑल एग्जेम्प्ट. लेकिन अगर आप 5 साल से पहले उसमें से पैसे निकाल लेते हैं तो उस पर आपका प्रीमेच्योर विड्रॉल कहलाता है, वो
और आपको टैक्स भरना पड़ता है। कब? क्वालिफाइंग लिमिट क्या है? 50,000 से ज्यादा, और टीडीएस का रेट क्या है? 10%। ठीक है, आगे चल देते हैं सर। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, अब सैलरी की बात खत्म, दूसरे टाइप के टैक्स टीडीएस आ जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, अगर सिक्योरिटीज पर इंटरेस्ट मिल रहा है तो 10,000 से ज्यादा अगर आपको मिला इन केस ऑफ दी सेविंग बॉन्ड्स एंड सेविंग डिपॉजिट्स, उसके केस में 10% टीडीएस डिडक्ट होगा। 10,000 से ज्यादा मिलेगा तब टीडीएस डिडक्ट होगा। और किसी भी केस में 5,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट मिला तो टीडीएस डिडक्ट होगा। इसके बाद आते हैं 194A। ऊपर तो हमने सिक्योरिटीज की बात की, लेकिन क्या हमेशा इंटरेस्ट जो मिलता है वो सिर्फ सिक्योरिटीज पे मिलता है? नहीं, और भी चीजें जिस पर इंटरेस्ट मिलता है, जैसे अगर किसी से लोन ले लिया या फिर डिपॉजिट कर दिया कहीं पर, कुछ एफडी करा ली बैंक में, तब भी तो इंटरेस्ट मिलता है। किसी को लोन दे दिया तो उस लोन पे भी तो इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो वो बैंक और वो पर्सन जिसे हमने लोन दिया है वो हमारा इंटरेस्ट जब हमें पेमेंट करेगा तो उस पर टीडीएस डिडक्ट करेगा। उसके लिए लिमिट क्या है सर? 40,000 है इन फाइनेंशियल ईयर। सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 है। अगर बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस किसी से इंटरेस्ट मिल रहा है तो, अगर किसी और से, किसी कंपनी से, किसी इंडिविजुअल से इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसके केस में 5,000। ठीक है, कितना टीडीएस कटेगा? 10%। मैं आपको बताया मेजोरिटी का रेट 10% ही है, तो आपको 10% वालों को याद मत करो, आप तो 10% के अलावा जो है उन रेट को याद कर लो। 10%, बाकी सब में 10% लगा देना। ठीक, अगर विनिंग फ्रॉम लॉटरीज या फिर विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस है तो दोस्त ये तो कैजुअल इनकम है, इस पे हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स लगता है 30%, और 30% ही डिडक्ट होगा। दोनों के लिए क्या लिमिट है? 10,000 की लिमिट है। ठीक है ना, तो केबीसी में गए, बॉर्नविटा क्विज कॉन्टेस्ट में गए, कहीं भी गए, 10,000 से ऊपर का प्राइस में नहीं मिला, 30% डिडक्शन टैक्स का सीधे। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 194C, सी फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स। कॉन्ट्रैक्टर्स से अगर आप कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट करते हैं तो उसके केस में अगर एक पेमेंट, सिंगल पेमेंट 30,000 से ज्यादा का हुआ तो टैक्स डिडक्ट करना है। एक सिंगल पेमेंट 30,000 से ज्यादा का नहीं है, मल्टीपल पेमेंट्स आपने किए, एक साल में मल्टीपल पेमेंट्स किए, तो क्या सारे पेमेंट्स मिला के 1 लाख से ऊपर जा रहा है अमाउंट? अगर 1 लाख से ऊपर जा रहा है सारे पेमेंट मिला के, तो आपको सब पर टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। अब सर आप बोलेंगे सर कि मान लेते हैं पहला पेमेंट 20,000 का था, नो नीड। अगला पेमेंट 20,000 का था, नो नीड। अगला पेमेंट 20,000 का था, नो नीड, क्योंकि 30,000 से नीचे आ रहा है सिंगल पेमेंट। अगला पेमेंट 20,000 का था, नो नीड। फिर अगला पेमेंट 25,000 का हो गया। अब सर एक बात बताइए, अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ 25,000 का पेमेंट कर रहे हैं, हम इस पे टीडीएस कैसे डिडक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल डिडक्ट कर सकते हो सर। इन पूरे का अमाउंट बताइए कितना हो गया, इन पूरे पर, इस पूरे अमाउंट पर टीडीएस निकाल लीजिए और वो पूरा इकट्ठा टीडीएस इससे डिडक्ट कर दीजिए। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इन सब का टीडीएस भी इसी अमाउंट से डिडक्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसमें डिडक्टर, डिडक्टर कब कौन कौन होंगे सर? इंडिविजुअल और एचयूएफ तभी डिडक्टर होंगे, उनको मतलब तभी डिडक्ट करना है जब उनका ऑडिट हो रहा हो। अगर उनका ऑडिट नहीं हो रहा तो उन्हें डिडक्ट करने की कोई जरूरत नहीं। उसके अलावा अगर कोई भी होगा तो उनको कंपलसरी है। किस रेट पर होगा? अगर जो रिसिपिएंट है जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे, जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं वो अगर छोटा आदमी इंडिविजुअल और एचयूएफ की तरह प्रैक्टिस कर रहा है या फिर कॉन्ट्रैक्टर बना हुआ है तो 1% काट लीजिए। अगर बड़ी कंपनी है जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं तो वो अगर कंपनी है या फिर पार्टनरशिप फॉर्म है, बड़ी एंटिटी है, तो 2% काट लीजिए। इसको ऐसे याद करना है। ठीक है, 194D, इंश्योरेंस का कमीशन। तो अगर किसी ने कमीशन पे किया है किसी एजेंट को 15,000 से ज्यादा का एक फाइनेंशियल ईयर में, 5% टीडीएस डिडक्ट करना है सर। ठीक है, 194D, अगर आपको कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम आप जो पे करते रहते हैं उसके बाद मेच्योर हो गया, मेच्योरिटी पे कुछ अमाउंट मिल रहा है और वो अमाउंट टैक्सेबल है, तो उसके केस में अगर 1 लाख से ज्यादा का अमाउंट आपको एक साल में पूरे में मिला तो 1% या 1% टीडीएस डिडक्ट होता था, लेकिन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2019 इसका रेट बढ़ाकर 5% कर दिया। ठीक है, ये तभी डिडक्ट होगा जब वो जो प्रीमियम मिल रहा है आपको वो टैक्सेबल होगा। सॉरी, प्रीमियम नहीं, जो मेच्योरिटी पे अमाउंट मिल रहा है वो टैक्सेबल होना चाहिए, तब जाके टीडीएस डिडक्ट। 194E, स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इनकम रेफर्ड टू इन सेक्शन 115BB। अगर कोई स्पोर्ट्स एसोसिएशन है या फिर स्पोर्ट्स पर्सन है जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं, जो इंडिया में आया था और वो कुछ तो भी आपने जो भी इससे सर्विसेज ली बोली,
तो उस पर आपको कोई लिमिट नहीं है। अगर आप 10 रुपए का पेमेंट कर रहे हैं तब भी आपको उस पर टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा। 20% इज द रेट ऑफ टैक्सेशन। 194 EE पेमेंट ऑफ डिपॉजिट अंडर NSS। तो NSS का अगर पेमेंट मिल रहा है आपको 2500 से ज्यादा का एक साल में, तो 10% डिडक्शन। 194G अगेन कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स। लॉटरी टिकट्स के जो कमीशन होते हैं बेचने पर 15,000 से अगर ऊपर हुआ, ये दोनों सर G और H दोनों कमीशन के हैं, दोनों का रेट 5% है। कमीशन के केस में रेट 5% और लिमिट, क्वालिफाइंग लिमिट 15,000, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे आ जाते हैं। रेंट की बात करते हैं सर। रेंट पे अगर 2,40,000 से ज्यादा का एक साल में रेंट अगर आपने पेमेंट किया है तो उस पर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। रेट क्या है? लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर के लिए 10% और प्लांट एंड मशीनरी के लिए 2%। ठीक है, आईए की बात करेंगे। अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी को सेल की है, तो आप, अगर आपने परचेज की है सॉरी, तो आप उसे पेमेंट करेंगे। पेमेंट करेंगे तब आपको ये देखना है वो प्रॉपर्टी का कंसिडरेशन क्या 50 लाख से ज्यादा का है। अगर वो 50 लाख से ज्यादा का है तो आप पूरे अमाउंट पर 1%, यहाँ पर 1% होगा सर, प्लीज अपने नोट्स में करेक्ट कर लें, मैं ध्यान भूल गया इसे करेक्ट करने का। 1% आपका टीडीएस डिडक्शन होगा। IB के केस में क्या होगा? अगर आप रेंट का पेमेंट कर रहे हैं, एक मंथ या उससे कम का भी है, एक दिन का भी पेमेंट है, और अगर वो 50,000 रुपए से ज्यादा हुआ, आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा 5% के रेट से। IC के केस में जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट होता है, उसमें आपको कोई भी पेमेंट करते हैं तो 10% टीडीएस डिडक्ट करना है, कोई लिमिट नहीं है। 194J आप लोगों का सेक्शन है सर। एक अमाउंट या फिर पूरे फाइनेंशियल ईयर में अमाउंट 30,000 से ज्यादा का अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, उनका टैक्स डिडक्ट कर लीजिए। नॉर्मल रेट 10% है, लेकिन अगर कॉल सेंटर की बात है, कॉल सेंटर की सर्विसेज है, तो फिर रेट इज 2%। ठीक है। LA के केस में क्या है? अगर कॉम्पनसेशन मिल रहा है कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ लैंड पे, तो उसके केस में 2.5 लाख से ज्यादा का अगर कॉम्पनसेशन मिलता है एक फाइनेंशियल ईयर में, आपको 10% टैक्स डिडक्ट करना। 194M सर, ये जो 194C था, 194C था, G और H था, और 194J था, उसके केस में हमने ईयर की लिमिट दी हुई थी और बहुत कम लिमिट दी थी। और टैक्स कैसे डिडक्ट करना था? इंडिविजुअल HUF को कब डिडक्ट करना था? जब उनका ऑडिट हो रहा। यहाँ पर उन्होंने बोला कि लिमिट इतनी ज्यादा बढ़ा दी, उन्होंने कहा अगर 50 लाख से भी ज्यादा का पेमेंट कर रहा है कोई इंडिविजुअल HUF, भले ही उसका ऑडिट ना हो रहा हो, उसको टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा। आई एम रिपीटिंग, ध्यान से सुनेंगे। एक साल में किसी कॉन्ट्रैक्टर को, किसी प्रोफेशनल को, या किसी कमीशन पेमेंट पर अगर इंडिविजुअल HUF उसका पेमेंट कर रहा है, उसका इंडिविजुअल HUF का ऑडिट नहीं भी होता, तो 194J, C और H से उसकी लायबिलिटी खत्म हो गई। लेकिन यहां पर उसकी लायबिलिटी आ जाएगी प्रोवाइडेड वो जो पेमेंट कर रहा है वो 50 लाख से भी ज्यादा। डिडक्ट कितना करेगा सर? 5% डिडक्ट करेगा। अगर आप 194 मतलब कैश विड्रॉल करते हैं बैंक से, 1 करोड़ से ज्यादा का कैश विड्रॉल कर लेते हैं, तो 2% टीडीएस कटेगा ऑन द सम एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीज। 1 करोड़ का नहीं, 1 करोड़ से ऊपर का जो सम होगा उसमें। अगर किसी ने अपना पैन नंबर फर्निश नहीं किया, पैन नंबर अगर किसी ने नहीं दिया, इन ऊपर सारे सेक्शन पे लागू होती है ये चीज। इट अप्लाइज ऑन ऑल द सेक्शंस दैट वी हैव स्टडीड टिल नाउ। इफ द डिडक्टी डज नॉट फर्निश हिज पैन, डिडक्टी जिसका टैक्स डिडक्ट होना है, उससे इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, क्योंकि ये टीडीएस उसके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करवाना है। तो अब डिडक्टी कह रहा है मेरे पास तो पैन नंबर ही नहीं है। अरे भाई, तुम्हारे पास पैन नंबर नहीं है तो तुम क्या रिटर्न भरोगे? तो तुम्हारे पर भरोसा नहीं है, हमारे पास तो तुम्हारा एक तरह से इनकम टैक्स में रिकॉर्ड भी नहीं है। हम तो भैया आपका रेट, हम तो आपका 20% पे टैक्स काट लेंगे, क्योंकि भरोसा नहीं है ना, आपका डेटा ही हमारे पास नहीं है। आप कह रहे हो आपने पैन कार्ड नहीं बनवाया। इस केस में क्या होगा? 20% पर टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। डेट ऑफ चालान मैंने बताया था आपको, अप्रैल से लेकर फरवरी तक, नेक्स्ट मंथ की 7th डेट पर आपको चालान डिपॉजिट कर देना, उससे पहले कर देना, उसके बाद करोगे तो इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा।
मार्च के मंथ में ये जो डेट है वो 30 अप्रैल। रिटर्न्स की बात करें तो जो आपका क्वार्टर एंड हो रहा है, क्वार्टरली रिटर्न फाइल होंगे हर क्वार्टर के नेक्स्ट मंथ की लास्ट डेट, और मार्च के केस में 2 महीने का टाइम दे दिया तो वो मई हो जाती है सर, सिंपल। आगे आ जाते हैं। इंटरेस्ट की लायबिलिटी सर दो टाइप की लायबिलिटी होगी, एक तो आपने लेट डिडक्शन किया और एक लेट पेमेंट किया। ज्यादा बड़ा गुना क्या है, ज्यादा बड़ा गुना क्या है, टीडीएस डिडक्ट नहीं किया सर, चलो ठीक है नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं। टीडीएस से डिडक्ट तो कर लिया लेकिन गवर्नमेंट को पे करना था वो पे नहीं करा, अरे व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो भाई। आपने किसी का टीडीएस डिडक्ट कर लिया, वो पैसा आपका नहीं है, आप गवर्नमेंट को देना है आपको, आप गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हो, तो यहाँ पर 1.5% पर इंटरेस्ट लगाया जाएगा ऊपर। अगर आपने डिडक्ट नहीं किया तो फिर भी ठीक है, 1% का इंटरेस्ट, 1% पर मंथ है सर, तो 12% का हो गया और पूरे साल का। और अगर आप पूरे साल टैक्स का पेमेंट ही नहीं करते तो 18% यहाँ पर आपका इंटरेस्ट रेट 18% हो गया, ठीक है, फॉर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। इसका एक एग्जांपल हमने लास्ट क्लास में किया था, कितना भी कंफ्यूज कर ले आपको कोई, जस्ट रिमेंबर द एग्जांपल दैट वी डिड इन द लास्ट क्लास, आपको कुछ नहीं करना। अच्छा, लेट डिडक्शन कब से कब तक का इंटरेस्ट लगेगा भैया, ड्यू डेट क्या थी डिडक्शन की, ये ड्यू डेट थी जिस दिन आपने पेमेंट किया उस दिन आपको डिडक्ट करना था, उस दिन आपने डिडक्ट नहीं किया, आपने 2 महीने बाद डिडक्ट किया, एक्चुअल डिडक्शन तक जब तक आपने डिडक्ट किया। अच्छा, जमा कब कराओगे, गवर्नमेंट को डिपॉजिट कब कराओगे, इट मेक्स ऑब्वियस, इट इज इट मेक्स सेंस ओनली व्हेन यू डिडक्ट टैक्स, यू आर गोइंग टू डिपॉजिट इट टू द गवर्नमेंट, ठीक है, डिडक्ट किए बिना डिपॉजिट तो करा नहीं सकते सर, ठीक है। तो वो कह रहे हैं जब आपने एक्चुअल डिडक्शन किया उससे लेके पेमेंट ऑफ टैक्स तक, जब आपने डिपॉजिट कराया गवर्नमेंट, जब आपने एक्चुअल डिडक्शन किया उससे चालू करेंगे और जब आपने डिपॉजिट कराया गवर्नमेंट को तब तक का इंटरेस्ट यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम आगे थे सर एडवांस टैक्स पे। एडवांस टैक्स पे हमने काफी सारी चीजें पढ़ी थी। क्या क्या पढ़ा था हमने एडवांस टैक्स में, सबसे पहले तो 2000 ओ 207 सेक्शन में लिखा हुआ है कि 8 से लेके 19 तक रूल्स बनाए हुए हैं और मतलब प्रोविजंस दिए हुए हैं एडवांस टैक्स के। एडवांस टैक्स 10,000 से कम का अगर अमाउंट है, 10,000 से कम का अगर अमाउंट है तब एडवांस टैक्स जमा कराने की जरूरत नहीं है। एक और एग्जेम्पशन मिली है और वो सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन को मिली है। वो एग्जेम्पशन क्या है कि अगर उनकी पीजीबीपी की कोई इनकम नहीं है और वो सीनियर सिटीजन है तब भी उनको एडवांस टैक्स डिपॉजिट नहीं कराना, भले ही उनकी इनकम 50 लाख क्यों ना हो, लेकिन ये इनकम अगर इंटरेस्ट पेंशन सैलरी कहीं से आ रही है और वो सीनियर सिटीजन है, दे नीड नॉट गो फॉर एडवांस टैक्स। कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स, हाँ जी, कंप्यूटेशन मैंने आपसे बोला था आप पढ़ लेंगे, कुछ इसमें इतना वो है नहीं। फिर हमने बात की थी इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट्स ऑफ एडवांस टैक्स इन ड्यू डेट, तो भाई ये भी क्वार्टरली होता है, ये भी क्वार्टरली होता है, क्वार्टर, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4, क्वार्टर 1, 2, 3 एंड 4, ठीक। लेकिन इसमें थोड़ा सीन क्या है, गवर्नमेंट बोलती है कि इस क्वार्टर के लास्ट मंथ के 15th को टैक्स डिपॉजिट करा दो, इस क्वार्टर के लास्ट मंथ के 15th को टैक्स डिपॉजिट करा दो, इस क्वार्टर के भी लास्ट मंथ के 15th और इस क्वार्टर के भी लास्ट मंथ के 15th को टैक्स डिपॉजिट करा दो। यहाँ पर 25% ऑफ द ईयर खत्म हो जाता है, हम आपसे सिर्फ 15% मांग रहे हैं टैक्स दे दो। यहाँ पर 50% ऑफ द ईयर खत्म हो जाता है, हम आपसे सिर्फ 45% मांग रहे हैं। यहाँ 75% हो जाता है, हम 75 मांग रहे हैं, यहाँ 100 हो जाता है, 100। हर क्वार्टर में पिछला जितना दिया हुआ है आपने टैक्स ऑलरेडी डिपॉजिट किया हुआ है उसे माइनस करने के लिए बोल देते हैं आपसे, उसको डिडक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट हमें पे कर। Advance tax payment by assessees computing
profits on presumptive basis under 144 AD और ADA। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं क्योंकि ऊपर हमने ये अभी स्किप कर दिया रिवीजन के टाइम पर, बट हमने कल बात की थी कि एडवांस टैक्स उनको नहीं डिपॉजिट कराना पड़ता इस हिसाब से, जो हमने ड्यू डेट्स पढ़ी इस हिसाब से उनको डिपॉजिट नहीं कराना पड़ता किसे, जो प्रिजम्पटिव इनकम ऑप्ट कर लेते हैं, ठीक है, चाहे वो बिजनेस की हो चाहे वो प्रोफेशन की हो, ठीक है, दोनों ही केस में उनको एडवांस टैक्स डिपॉजिट इस तरीके से नहीं कराना। लेकिन क्या कराना ही नहीं है, तो मैंने बोला था कराना तो पड़ेगा सर। तो उनके लिए देखते हैं क्या बोल रहे हैं। An eligible assessee opting for profit and gains on presumptive basis, मतलब उन्होंने या तो 44AD1 या फिर 44ADA, मतलब ये आपका बिजनेस वाला है 1 करोड़ की जिसमें 2 CR की जिसमें लिमिट है, और ये आपका प्रोफेशनल्स वाला है जिसमें 50 लाख की लिमिट है, ठीक है। तो अगर इनके लिए किसी असेसी ने ऑप्ट कर लिया है, ही शैल बी रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स। मैंने कहा था आपसे, देखिए एडवांस टैक्स तो देना पड़ेगा ऑफ द होल अमाउंट इन वन इंस्टॉलमेंट, सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट में देना है, ऑन और बिफोर 15 मार्च ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। सर समझ आ गया क्या? सर आपने हमसे बोला था कि प्रिजम्पटिव इनकम वालों को ऐसे एडवांस टैक्स डिपॉजिट नहीं कराना, मतलब प्रिजम्पटिव इनकम वालों को Q1, Q2, Q3, Q4 15%, 45%, 75% और 100% ऐसे डिपॉजिट नहीं कराना। कैसे कराना है? उन्हें सिर्फ और सिर्फ Q4 का जो 15 मार्च ड्यू डेट होती है, उन्हें वहां पर अपना 100% डिपॉजिट कराना है बस। उन्हें ये इंस्टॉलमेंट्स का ध्यान नहीं रखना। मतलब यहाँ पर अगर वो जीरो टैक्स जमा कराए तो भी कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। यहाँ पर भी जीरो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी जीरो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 15 मार्च को फुल डिपॉजिट करा, ठीक है। सिंपल सिंपल सिंपल। मतलब अगर मैं बोलना चाहूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि प्रिजम्पटिव इनकम वालों के लिए सिर्फ ये लास्ट वाला एप्लीकेबल है, सिर्फ लास्ट वाला एप्लीकेबल, ठीक है जी, ये एप्लीकेबल नहीं है। आइए आइए आइए। However, any amount paid by way of advance tax on or before 31st March shall also be treated as advance tax paid during each financial year on or before। वो कह रहे हैं कि अगर इन्होंने कोई 31 मार्च के पहले पेमेंट करा तो उसे भी ऐसे ही मानेंगे कि वो 15 मार्च के पहले कर दिया। तो इनके लिए बेसिकली सर लिमिट ना, डेट जो है ड्यू डेट वो यही हो गई, 31 मार्च हो गई इनके लिए। यहाँ तक करा सकते, ठीक है। आगे चलते हैं। If last date for the payment of any installment of advance tax in a day on which the receiving bank is closed, अगर बैंक बंद होते हैं, ये जो ड्यू डेट्स दी हुई हैं, इन ड्यू डेट्स पर बैंक बंद होते हैं, तो आप कैसे जमा कराओगे? तो डेट आगे की मानी जाएगी या पहले की मानी जाएगी, ये देखते हैं। The assessee can make payment on the next immediately following working day। तो अगला दिन जो होता है उस पर असेसी पेमेंट कर सकता है, उसे असेसी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। द मैंडेटरी इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट होता है 234B और C वाला, विल नॉट बी चार्ज। तो अभी ये क्या होता है, अभी हमने पढ़ा नहीं है, ये हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बस ये बोल रहे हैं कि अगर ऐसा होता है, ऐसी सिचुएशन आती है कि जिस दिन आप जमा कराने गए 15 जून को बैंक्स बंद थे, तो उस केस में ये जो इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि आप ऑब्वियसली अगले दिन जमा कराएंगे, आप अगले दिन जमा कराएंगे तब तक इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में इंटरेस्ट नहीं लगेगा अगर बैंक्स बंद होते हैं तो, और आपने अगले वर्किंग डे पर जमा करा दिया है तो।
Where advance tax is payable by virtue of notice of demand issued by the assessing officer, the whole or the proportionate part of advance tax specified in such notice shall be payable on or before each of such date as far as the date of service of notice of demand. ये आपके मतलब का नहीं है. This is to say कि अगर आपको एडवांस टैक्स आपने डिपॉजिट नहीं कराया तो आपके पास नोटिस आ जाता है, असेसिंग ऑफिसर आपको नोटिस भेज देता है कि आप डिपॉजिट कराइए. तो ये this you need not understand this right now. It's not important. Let us move on to the most important topic, the two most important topic, section 234B and 234C. तो ये दो सेक्शन है, ये मैंने आपको बताया था, ये इंटरेस्ट पहले section 234B and section 234C. Okay. तो यहाँ पर देखते हैं 234B में वो क्या बोल रहा है. Interest under section 234B is attracted for non-payment of advance tax or payment of advance tax of an amount less than 90% of assessed tax. दोस्तों ये इंटरेस्ट आपको पता है कब और कैसे लगेगा. ये इंटरेस्ट लगेगा अगर 15 मार्च तक आपको कितना डिपॉजिट करना पड़ता है, 100% डिपॉजिट करना पड़ता है. अगर 15 मार्च तक आपने 85% टीडीएस डिपॉजिट किया, ये 234B का इंटरेस्ट आप पर एप्लीकेबल होगा. यस. अगर आपने 95% टीडीएस डिपॉजिट कर दिया है, आपने 100 नहीं किया, 100 रिक्वायरमेंट थी, आपने 100 नहीं किया, आपने 95 किया, क्या 234B का इंटरेस्ट लगेगा? अब सोचने में अजीब लगेगा, सर ये क्या बात हुई, 100% बोला था तो 95 पे नहीं लगेगा, 80 पे, 85 पे लग जाएगा. सर आपको ये देखना पड़ेगा प्रोविजन क्या बोल रहा है. प्रोविजन बोल रहा है, होलसम बेसिस पे बात कर रहा है, ये होलसम बेसिस पे, ये पूरे साल की बात कर रहा है. कह रहा है 100% डिपॉजिट करना था, 90 तक कर दिया तो भी चलेगा. अब आपको मैं एक बात याद दिलाता हूँ, कल की क्लास में हमने बात की थी. आप असेसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 15 मार्च तक अपना टू द टी मतलब एकदम प्रिसाइज मैनर में अपना टैक्स कैलकुलेट कर ले. आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं असेसी से. 1 रुपए भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने यहाँ लिमिट 100% बोल दिया, 100% ऑफ योर टैक्स. कब? 15 मार्च को. अभी 15 डेज तो ईयर एंड होने में बचे हैं साहब. and you want the assessee to deposit 100% of the tax. मैंने आपको बोला था ये कैसे हो पाएगा, कल हमने बात की थी. तो मैंने कहा था दोस्त एक कल डिस्कशन करेंगे हम, और ये 100% इतना भी वो नहीं है. अभी तक देखो, सुनो मेरी बात सुनो ध्यान से. अभी तक मैंने आपको सिर्फ ड्यू डेट्स ही तो बताई है कि इतना पेमेंट इतना पेमेंट इतना पेमेंट इतना पेमेंट हो जाना चाहिए. बहुत ध्यान से सुनेंगे, अब मैं जो बोल रहा हूँ दोबारा रिपीट कर. मैंने आपको अभी तक क्या बताया कि 15 जून तक 15% टैक्स डिपॉजिट कर देना, 15 सितंबर तक 45% टैक्स डिपॉजिट कर देना. मैंने आपसे यही तो बातें की हैं अभी तक. मैंने ये कहा बोला कि अगर नहीं किया तो क्या होगा. मैंने अभी ये बात नहीं की कि नहीं किया अगर इतना टैक्स डिपॉजिट, इन दैट सिचुएशन व्हाट विल हैपन. आई डिड नॉट टॉक अबाउट दैट. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट. क्योंकि 100% कर देना है ये बोला मैंने, लेकिन 100% नहीं किया, देन व्हाट विल हैपन? नथिंग विल हैपन. 90% तक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है. 90% से भी कम किया, इंटरेस्ट लगेगा. तो अब बात थोड़ी सही लग रही है. अभी 2 मिनट पहले कंफ्यूजन सर क्या आया, सर क्या बोल रहे. 90% तक तो असेस कर दो.
10% का मार्जिन दे दिया। अगर आपने 95% टैक्स जमा करा दिया, 97% जमा करा दिया, 91% जमा करा दिया, 90% भी जमा करा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 234B का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर हाँ 90% से भी कम जमा कराया टैक्स तो फिर लग जाएगा इंटरेस्ट। ठीक है, अब नहीं करा तो क्या होगा, उसका आंसर मिल रहा है हमको। ठीक है, the interest liability would be 1% per month or part of the month from 1st April of the following year। मतलब 15 मार्च तक जमा करा देना था, नहीं कराया, इंटरेस्ट लगना चालू होगा कहां से, 1 अप्रैल से। कब तक, कब तक लगेगा, up to the date, up to the date of determination of total income under section 143(1) and where regular assessment is made up to the date of such regular assessment। जब तक आप उस टैक्स को जमा नहीं करा देते या जब तक आपका असेसमेंट नहीं हो जाता तब तक लगेगा। ठीक है, सच interest is calculated on the amount of difference between the assessed tax and advance tax paid। अच्छा, अब इंटरेस्ट लगेगा किस पे, अगर मैंने मेरी, अब आप समझिएगा, मेरी टैक्स लाइबिलिटी पूरे साल की 100% टैक्स लाइबिलिटी 1,00,000 रुपीज है, मैंने 85,000 डिपॉजिट करा, क्या 234B का इंटरेस्ट लगेगा, यस। क्यों, क्योंकि मैंने 90% से कम डिपॉजिट किया। लेकिन कितने पर लगेगा, क्या 1,00,000 पे लगा दोगे पूरा, 1,00,000 पे इंटरेस्ट लगा दोगे 1% से, कैसी बातें कर रहे हो सर, 85,000 तो डिपॉजिट कर चुके हैं ना, तो सिर्फ शॉर्टफॉल पे लगाइए, सिर्फ शॉर्टफॉल पे लगाइए। शॉर्टफॉल कितनी है, 15। तो ये तो ऑब्वियस है, इसमें क्या ऐसा कुछ बताने वाला है, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पर बोला गया अमाउंट डिफरेंस बिटवीन असेस्ड टैक्स एंड एडवांस टैक्स पेड। तो हमने एडवांस टैक्स 85,000 तो पे कर दिया था और असेस होके टैक्स कितना आया, 1,00,000। ये वही बात कर रहे हैं, आपको जितना मैंने बताया आपको उतना सफिशिएंट है। ठीक है, अब आगे चलते हैं 234C। अभी बात क्या हुई कि पूरे साल में 90% टैक्स नहीं जमा कराया तो ये इंटरेस्ट लगेगा। 1 अप्रैल से लगना चालू होगा जब तक आप या तो खुद टैक्स जमा करा दें या डिपार्टमेंट पकड़ के आपका असेसमेंट कर दे, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, अभी बात ये आई कि सर किसी पर्सन ने अगर 15 जून तक 15% नहीं जमा कराया, 15 जून तक अगर किसी पर्सन ने 15% टैक्स नहीं डिपॉजिट किया, उसका क्या होगा, उसके लिए तो कोई इंटरेस्ट नहीं आया। अगर 15 सितंबर तक किसी ने 45% नहीं डिपॉजिट किया, व्हाट अबाउट हिम, उसका तो कुछ नहीं किया। 15 दिसंबर तक अगर किसी पर्सन ने टैक्स डिपॉजिट नहीं किया 75% तक, उसका क्या होगा, उसका तो आपने कुछ नहीं किया। करेक्ट है, आइए 234C पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। 15 जून तक 15% टैक्स डिपॉजिट करना है, अगर नहीं करा तो जितना भी शॉर्टफॉल होगा 3 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ। 15 सितंबर तक 45% टैक्स डिपॉजिट करना है, अगर नहीं किया तो जितना भी शॉर्टफॉल है उस पर 3 महीने का सीधे इंटरेस्ट लग जाएगा 1%। ऐसे ही 3 महीने का यहाँ पर, और मार्च के केस में सिर्फ 1 मंथ का लगेगा, मार्च के केस में 1 मंथ का लगेगा। ठीक है, कितने पर, शॉर्टफॉल पर लगेगा। जैसे कि आपकी एग्जाम्पल करा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखेंगे। 1,00,000 रुपए आपकी टोटल लाइबिलिटी थी, ठीक है। 15 जून तक कितनी लाइबिलिटी डिपॉजिट, कितना टैक्स जमा करा देना था, 15,000। आपने कितना कराया सर, आपने कराया सिर्फ 10,000 रुपए। 234C
का इंटरेस्ट कितना लगेगा? 5,000 पे लगेगा सर शॉर्टफॉल पे, माइनस इंटू 1% इंटू 3 मंथ्स। ठीक है, 15 जून के बाद अपना 15 सितंबर कितना जमा करा देना था सर? 45,000। टोटल पिछला और अभी का मिला के आपने कितना जमा कराया? 30,000 डिपॉजिट करा। 10,000 पहले कर दिया था, इस बार 20,000 करा, तो टोटल मिला के 30,000 डिपॉजिट कर दिया। 234C का इंटरेस्ट कितने पर लगेगा? 15,000 पर लगेगा, इंटू 1% इंटू 3 मंथ्स। 15 दिसंबर तक कितना डिपॉजिट करा देना था सर? 75,000। आपने कितना किया? 70,000 करा दिया सर। 5,000 कम डिपॉजिट किया है अभी भी, इंटू 1% इंटू 3 मंथ्स। 15 मार्च तक की बात करें सर, पूरा का पूरा 1 लाख रुपीस डिपॉजिट करा देना था, आपने कितना कराया? 95,000। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे। 95,000 तो करा दिया, 5,000 रह गया, इंटू 1% इंटू 1 मंथ। 234C का इंटरेस्ट 234B का इंटरेस्ट लगेगा क्या? सर दोनों साथ में लग सकते हैं क्या? बिल्कुल लग सकते हैं दोस्त, बात समझना, बात समझना। 234C जो है ना, पहले तो ये बात करते हैं 234B का लगेगा क्या? इससे इससे और इससे तो मतलब ही नहीं होता। लास्ट वाले क्वार्टर में देखता है वो 15 मार्च तक कितना डिपॉजिट किया? 90% से ज्यादा डिपॉजिट कर दिया, नो इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पर नो इंटरेस्ट। मेरी बात सुनो, 234C का बहुत मजेदार बात बता रहा हूँ, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। 234C का स्कोप कहाँ तक खत्म हो जाता है? ये देखो लास्ट मंथ में कितने महीने पर इंटरेस्ट लग रहा है? 1 मंथ। तो वो सिर्फ और सिर्फ मार्च का इंटरेस्ट होता है एक तरह से देखा जाए। इसका स्कोप इस फाइनेंशियल ईयर तक खत्म हो गया। इस सेक्शन का स्कोप इस फाइनेंशियल ईयर तक खत्म हो गया। इसने यहां तक कि पूरे साल तक की पेनल्टी निकाल ली आपसे, पूरे साल तक की पेनल्टी निकाल ली इसने आपसे। ये 3-3 मंथ्स क्यों है? जून के बाद आप सितंबर में फिर से लेंगे। अगर आप कोई बोले सर स्टार्टिंग से किसी ने पेमेंट नहीं किया, तो उस अमाउंट पे यहां भी इंटरेस्ट देगा, यहां भी देगा, यहां भी देगा और यहां भी देगा। ठीक है सर, तो इस सेक्शन का स्कोप इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक है। लेकिन सर अगर किसी ने मार्च के एंड तक भी पैसे नहीं डिपॉजिट किए और वो आगे तक नहीं करता गया, नहीं करता गया, तो दोस्त उसके लिए ये है ना हमारा 234B। ये तो चालू ही कहां से होता है? 1 अप्रैल से। अच्छा, डबल इंटरेस्ट तो नहीं लग रहा, ये चेक कर लो। ये इंटरेस्ट जून में लगना चालू होता है, जून तक पेमेंट नहीं किया तो 3 महीने के लिए लगता है। ये सितंबर में नहीं किया तो 3 महीने के लिए, दिसंबर में नहीं किया तो 3 महीने के लिए, मार्च में नहीं किया तो 1 महीने के लिए। ये मार्च तक लगता है एक तरह से, ये मार्च तक के पीरियड को कवर कर लेता है और 1 अप्रैल से ये इंटरेस्ट चालू है। बहुत सही वो बिठाया हुआ है लॉ ने, बहुत अच्छा एक दूसरे को हार्मोनाइज करा हुआ है। डबल इंटरेस्ट नहीं लगता, एक अमाउंट पर एक ही इंटरेस्ट लगेगा, या तो ये वाला लगेगा या ये वाला लगेगा। लेकिन क्या दोनों इंटरेस्ट साथ में लगते हैं? यस लगते हैं। क्यों? क्योंकि इसका स्कोप खत्म हो जाता है 31 मार्च तक और इसका स्कोप चालू ही 1 अप्रैल से होता है। तो सर एक दिक्कत और आई कि अगर किसी ने 90% से ज्यादा जमा करा दिया टैक्स, तो फिर उसको आप पूरे रिटर्न फाइलिंग तक कोई टैक्स नहीं लोगे, उससे कोई इंटरेस्ट नहीं लोगे। तो ठीक भी है ना, 90% तक टैक्स जमा करा दिया, अभी भी आपको इंटरेस्ट लेने की इतनी क्या पड़ी है भाई? अभी भी आपको इंटरेस्ट लेने की इतनी क्या पड़ी है? ठीक है, 90% जमा करा दिया अगले ने, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे हो गया सर। और अगर मैं यहाँ पर अब देखिए, अगर मैं इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पर कर देता हूँ 85,000। दो चीजें चेंज हो जाएंगी, एक तो यहाँ पर 15,000 पे इंटरेस्ट लगेगा एक मंथ का, दूसरा 234B भी एक्टिव हो जाएगा। 234B भी एक्टिव हो जाएगा और कितने पर इंटरेस्ट लगेगा सर? 15,000 पे ये इंटरेस्ट लेना चालू कर देगा 1% से। कब से चालू करेगा? ये मार्च तक खत्म हो गया और मार्च के बाद अप्रैल से ये चालू हो गया। ये मार्च तक का था, ये अप्रैल के बाद का था। कब तक? जब तक आपका असेसमेंट हो रहा है।
जब तक आपका असेसमेंट फाइनल होगा उसमें जो टैक्स लायबिलिटी आएगी तब तक इंटरेस्ट कैलकुलेट ये लेता रहेगा। अगर इसमें 6 महीने लगे तो 6 महीने, 12 महीने लगे तो 12 महीने, तो ये तो चालू रहेगा इसका मीटर। आइए सर। अच्छा, 234B, एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। 234C, 44AD और 44ADA वालों को देना पड़ेगा क्या कभी? नो, क्योंकि इनके लिए तो ये ड्यू डेट्स हैं ही नहीं, इनके लिए सिर्फ एक ड्यू डेट है विच इज 15। ठीक है। कॉम्प्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C, तो C के लिए 234C इन पर लगेगा क्या? हु डिक्लेयर प्रॉफिट अंडर AD एंड ADA, तो वो तो नहीं लगेंगे सर, ये तो नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, सिर्फ हमें ये वाला देखना है, ये लगेगा क्या। In case assessee who declares profit and gain under the provision of this and this, who is liable to pay advance tax under this, has failed to pay such tax on his current income before 15 March is less than due on the returned income, मतलब वही बात पूरी बता रहे हैं, then the assessee shall be liable to pay simple interest at the rate of 1% from the shortfall of tax due to returned income। तो मतलब सर सिर्फ और सिर्फ ये वाला इंटरेस्ट लगेगा इनके ऊपर 234C का, ये वाले इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यही तो एक ड्यू डेट थी इनके लिए, ये तो ड्यू डेट एप्लीकेबल है भी नहीं। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 234C, 234C नहीं लगता, कब कब नहीं लगता? अगर शॉर्टफॉल या फेलियर टू एस्टिमेट किसकी वजह से है? कैपिटल गेन की वजह से। बिल्कुल सर, 234C कभी भी कैपिटल गेन की वजह से नहीं लगता। मतलब अगर आप एक बार बताइए, आप सोच के देखिए, वो कह रहा है कि 15 जून तक 15% टैक्स जमा करा दो, 15 सितंबर तक 45% टैक्स जमा करा दो। मैंने सर मार्च में जाके डिसाइड किया कि मैं अपनी बिल्डिंग सेल करूंगा। मैंने जब बिल्डिंग सेल की उस पर कैपिटल गेन आ गया 1 करोड़ रुपए का और उस पर टैक्स बन गया। भाई साहब मेरे को एक बार बताइए, मैं 15 जून को कैसे पता लगा सकता था कि मैं मार्च में जाके अपनी बिल्डिंग सेल करूंगा? आई कैन नॉट फोरसी द फ्यूचर, मैं अंतर्यामी नहीं हूं। ठीक है, आप सोच के देखिए, आप कह रहे हैं कि इस 1 करोड़ पे जो टैक्स लगा है वो 15 जून को उसका 15% जमा करा। अरे मुझे पता ही नहीं है भाई कि मैं बिल्डिंग बेच लूंगा, वो जब बेची तब पता चला। तो कैपिटल गेन पर 234C एप्लीकेबल नहीं। ठीक है। इनकम इन द नेचर ऑफ विनिंग ऑफ लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल। डिपार्टमेंट बोले आपने फरवरी में लॉटरी जीती 1 करोड़ रुपए की, उस पर आपका टैक्स बना 20 लाख रुपए, इस 20 लाख का 15% आपने जून में क्यों नहीं जमा कराया? हाउ एब्सर्ड। भैया फरवरी में जीती है लॉटरी, फरवरी 19, और आप कह रहे हो जून 18 को इसका टैक्स जमा करा देते एडवांस टैक्स। कैसी बातें कर रहे हो? हमें सपने आ रहे थे क्या सर लॉटरी जीत जाएंगे? तो ये ऐसे नेचर की इनकम है जहां पर हमें कुछ पता नहीं होता कि होगी भी या नहीं। ठीक है, पहली बार बिजनेस कर रहे हैं साहब, फर्स्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट किया है, तो बिजनेस ही, लेकिन फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो हम कैसे असेस कर लें कितना बिजनेस करेंगे पूरे साल में? ठीक है, तब भी 234C का इंटरेस्ट नहीं लगता। मैंने आपको बताया था कि पिछली बार से हेल्प ले ली जाती है। पिछले साल टैक्स कितना था? 10 लाख, तो इस बार कितना होगा? 11 लाख हो जाएगा अगर बिजनेस थोड़ा अच्छा गया तो। इतना टैक्स का अमाउंट इतना हो जाएगा, इससे ज्यादा तो नहीं है। इनकम ऑफ द नेचर इन 115 BBDDA, that is dividend in aggregate exceeding 10 lakh rupees including assessee's total income। अब डिविडेंड का भी नहीं पता होता सर, डिविडेंड 10 लाख से ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ता है, इतना पता है। वैसे डिविडेंड एग्जेम्प्ट है 10 लाख तक डिविडेंड अगर आप रिसीव करो। 10 लाख से ज्यादा का डिविडेंड अगर आप रिसीव कर लेते हो तो फिर उसके ऊपर आपको टैक्स डिपॉजिट करना रहता है। तो कह रहे हैं कि इस पर भी एप्लीकेबल नहीं होता एडवांस टैक्स का 234C का इंटरेस्ट। क्यों नहीं होता? अरे सर रिलायंस कितना डिविडेंड डिक्लेयर करेगा, हाउ डू आई नो?
रिलायंस ने मार्च में जाके डिविडेंड डिक्लेयर करा और मुझे 20 लाख का डिविडेंड मिला। अब मैं एक साल पहले अप्रैल में, जून में या सितंबर को या दिसंबर को कैसे पता लगा लूं, कैसे एस्टिमेट कर लूं कि रिलायंस कितना डिविडेंड देगा मुझे? तो ये सारी फ्यूचरिस्टिक चीजें हैं, लॉजिकल बात है, बहुत अच्छा करा लॉ ने, इन सब चीजों को एक्सक्लूड कर दिया, वरना बहुत हार्डशिप हो जाती बेमतलब की। अच्छा, ऐसी इंटरेस्ट भरे जा रहा है बेमतलब का, और 1% पर मंथ बहुत होता है सर इंटरेस्ट। ठीक, चलिए। However, लेकिन एक बात और है सर, the SEC should have paid the whole amount of tax payable till 31st March of the financial year। हाँ, 31st मार्च तक, मतलब 234 बी का इंटरेस्ट जरूर लगा देंगे अगर आपने पे नहीं किया। आप कह रहे हो ना हमें सितंबर में नहीं पता चलता, जून में कैसे पता चलता, दिसंबर में कैसे पता चलता? ठीक है सर, मार्च 31st तक तो पता चल गया ना कि कैपिटल गेन हुआ है या नहीं हुआ, डिविडेंड आया है या नहीं आया, लॉटरी जीते या नहीं जीते, यहाँ तक तो पता चल गया ना, समझ रहे हो? तो यहाँ तक आप बता दें। Now tax collection at source. This is no different from tax deduction at source. Under section 206C1, this is not very important, मैं आपको quickly बता देता हूँ. Seller of certain goods are required to collect tax from the buyers at specified rates. अगर आप अल्कोहल सेल करते हैं ह्यूमन कंजम्पशन के लिए तो आपको 1% टैक्स डिडक्ट करना है। देखिए सर, टीडीएस में टैक्स डिडक्ट हो रहा था। टैक्स डिडक्ट कौन करता था? जो पेमेंट करता था। ए ने बी को सर्विस दी और बी ने ए को पेमेंट किया। टैक्स कौन डिडक्ट करेगा सर, ए या बी? बी डिडक्ट करेगा, टीडीएस। टीसीएस देखिए क्या है, सेम सिनेरियो। ए ने बी को गुड्स सेल किए, बी ने ए को पेमेंट किया। टीसीएस कौन डिडक्ट करेगा? टीसीएस कलेक्ट कौन करेगा? ए कलेक्ट करेगा। दिस इज टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है कैसे? सेलर ऑफ सर्टेन गुड्स आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द बायर्स। सेलर 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 जो गुड्स बेच रहा है उस पर टैक्स कलेक्ट कर रहा है। मतलब ये जब बिल बनाएंगे सर, तो उस पर 100 रुपए की चीज अगर दी तो 1% से 1 रुपए का टीसीएस और कलेक्ट करेंगे, तो 101 रुपए कलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें गुड्स दिए हुए हैं, टेंडू लीव्स हो गई, टिम्बर हो गया, टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गया, स्क्रैप हो गया, मिनरल्स बीइंग कोल, लिग्नाइट और आयरन ओर, इस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं जिस पर ये रेट है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू रिमेम्बर। एक अगर आप टोल वगैरह, टोल का लाइसेंस वगैरह मिलता है, अगर आप उससे ट्रांसफर करते हैं राइट को, पार्किंग लॉट का, टोल का या फिर माइनिंग का, उसके केस में टीडीएस होता है। और हाँ, अगर आप मोटर व्हीकल, ये नया आया है सर, दिस इज न्यू एंड दिस इज इम्पोर्टेंट, ये जरूर याद रखिएगा। क्या कह रहे हैं? provides that every person being a seller who receives any amount for consideration of sale of motor vehicle of value exceeding 10 lakh rupees shall collect from the buyer 1% of the sale consideration। अगर आप 5 लाख रुपए की गाड़ी खरीदने गए प्रेम मोटर्स से, तो प्रेम मोटर्स 5 लाख की गाड़ी आपको 5 लाख में ही देगा। अगर आप गाड़ी खरीदने गए 12 लाख रुपए की, तो प्रेम मोटर्स आप से इस गाड़ी पर 12 लाख की अगर आप गाड़ी खरीदने गए तो इस पर 1%, दैट इज 12,000 रुपए प्रेम मोटर्स इस पे आपसे टीसीएस
और कलेक्ट कर लेगा, और ये गाड़ी आपको 12,12,000 की पड़ेगी। तो ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है? 10 लाख से ऊपर के ऊपर, 10 लाख से ज्यादा के ऊपर एप्लीकेबल है, उससे नीचे एप्लीकेबल नहीं है, कोई भी गाड़ी आप अगर आप खरीदने जाते हैं तो। ठीक है, तो दिस एंड्स आवर चैप्टर। इतना ही है इस चैप्टर में, और इससे ज्यादा याद करने की जरूरत भी नहीं है आपको। मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता दी। टीसीएस के सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट है, और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको मार्क करा दिए। टीसीएस का इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, चालान की और रिटर्न फाइलिंग की डेट्स इंपॉर्टेंट है, एडवांस टैक्स की डेट्स इंपॉर्टेंट है, एडवांस टैक्स का आपका इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है 234 बी एंड सी। तो यही सारी चीजें हैं सर। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अब हमारा सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर बचा, विच इज सैलरी। ये चैप्टर हमें कवर करना है। आई थिंक इट विल टेक 3 क्लासेस, 3 क्लासेस में मैं इसे ओवर करूंगा, और उसके बाद इसी के साथ साथ हमारा कोर्स ओवर हो जाएगा टैक्सेशन का। ठीक है जी, चलिए। सो बस दो तीन क्लास की और बात है, हम लोग साथ में रहेंगे, और उसके बाद फिर टाटा बाय बाय। उसके बाद कोई भी आप डाउट्स पूछेंगे मैं बिल्कुल जवाब नहीं दूंगा। कोई भी आपको क्वेरी आएगी प्लीज आप अपने पास रखिएगा, मुझसे मत पूछिएगा। ठीक है, एकदम कैसी बातें कर रहे हो सर, क्या बात कर रहे हो, मजाक कर रहा हूँ यार, आप कभी भी डाउट पूछ सकते हो कुछ भी। हाँ, आई एम वेरी सॉरी कि लास्ट वीक में या लास्ट वीक और सो आई हैव नॉट बीन एबल टू रिप्लाई टू योर क्वेरीज। आई एम एक्चुअली रनिंग वेरी बिजी राइट नाउ, कुछ ऑफिस में डेडलाइंस भी आ गई थी अभी जून के मंथ में और जुलाई के मंथ में, तो उसका भी बर्डन था, और आपकी क्लासेस का भी, और एक और क्लास है उसका भी बर्डन था। सो फ्रैंक, नाउ आफ्टर योर बैच, व्हेन योर बैच विल एंड, आई थिंक आई विल हैव अ लॉट ऑफ फ्री टाइम। आई थिंक अगर दूसरा बैच कोई स्टार्ट नहीं हुआ तो उस टाइम पर हम आई डेफिनेटली टेक अप फ्यू लाइव सेशंस। एक दो दिन लगातार मैं लाइव सेशंस ले लूंगा, डाउट्स आपके जितने भी हैं विल ऑल टेक अप ऑल द डाउट्स। डोंट वरी कि ऐसा कुछ डाउट रह गया है, कुछ कोई डाउट नहीं रहेगा, एक सिंगल डाउट भी बचेगा नहीं, डोंट वरी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, and we'll start with the next chapter in the next class. Thank you.